हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ेंगे और ये हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक नई व्यवस्था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ड मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसको महालबाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया और ये 1822 में लागू किया गया था। ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था आज वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश में आता है। इसका काफ़ी हिस्सा जो है इसमें महालगो राजस्व की इकाई तय किया गया जिसका अर्थ एक गांव या ग्राम समूह था, जिसमें गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर ग्राम या ग्राम समूह के वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन किया गया था। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी व्यवस्था उसमें जो राजस्व था उसको निश्चित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ गुंजाइश रखी गई थी ना। इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो था वो जमींदारों के पास नहीं था, गांव के मुखियाओं के पास था। उसमें किसके पास था? जमींदारों के पास था। अगली व्यवस्था पढ़ेंगे मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में एक नई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की गई। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था या मुनरो व्यवस्था कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो जो था इस व्यवस्था को विकसित किया था उन्होंने, इसीलिए उनके नाम पर इस व्यवस्था का नाम मुनरो व्यवस्था रखा गया था। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना उचित होगा जो कि पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें, यानी कि अंग्रेज जब भारत में अपनी जरूरतों के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की खेती करा करते थे तो 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें करने पर लोगों को, यानी कि जो हमारे किसान थे, उनको मजबूर करते रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर उन्होंने नील और अफीम की खेती को महत्व दिया था। नील जो है वो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाली फसल है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में जैसे बंगाल में पटसन की खेती होती है, संयुक्त प्रांत में गन्ने की खेती होती है, यानी कि संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश हमारा जिसमें आता है ज़्यादातर, और महाराष्ट्र पंजाब में कपास की खेती होती है, असम में चाय और पंजाब में गेहूँ, मद्रास में चावल आदि की खेती होती है। ये सभी वो फिर अपने यहाँ पर ले जाने लगे थे। अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने को रास्ता ढूंढने लगी थी। जब सदी शुरू हुई थी तो उस समय पे पता है क्या था कि 1788 में जो ब्रिटेन द्वारा नील का आयात होता था वो 30% होता था, लेकिन 1810 तक ये हिस्सा जो था वो 95% में तब्दील हो गया। अब नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती मुख्यतः दो तरीके से होती थी, एक निज और एक रैयती। निज व्यवस्था क्या थी? इस व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपनी जमीन में या फिर जमीन खरीदकर भाड़े पर लेकर मजदूरी द्वारा खेती कराते थे। रैयती व्यवस्था में इस व्यवस्था के तहत बागान मालिक गांव के मुखिया रैयतों के साथ अनुबंध करते थे। जो अनुबंधों पर दस्तखत करता था उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज मिलता था। कर्ज लेने वाले को कम से कम 25% ब्याज पर नील उगाना होता था। जो जमीन होती थी उस पर 25% जमीन पर नील उगाना होता था। बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे जबकि बुआई की देखभाल काश्तकार करता था। नील के साथ एक परेशानी भी थी कि वो क्या कर देती थी, हमारी जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरता को कम कर देती थी। उसकी जड़ें जो थी वो बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी, इसलिए ये नील की जो कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी और वो ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में नील की खेती की गई जहाँ पर धान की खेती होती थी। अब देखिए नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ ना, तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला वेतन एवं बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिए। वे तलवार भाले तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे और इसमें पता है क्या हुआ कि इसमें औरतों ने भी साथ दिया और वो अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी थी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिक जो थे उनके लिए काम जो करते थे उनको सामाजिक बहिष्कार की नज़र से देखा जाने लगा था। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले एजेंटों की पिटाई की जाने लगी। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती करेंगे और ना ही इन बागान मालिक जो हैं इनके जो लाठीधारी गुंडे हैं उनसे भी नहीं डरेंगे हम। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने की थी और वो जो थे इस विद्रोह में हर तरह से अपने देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए तैयार थे। कौन लोग थे? जितने भी रैयत और नील की खेती करने वाले जो लोग थे वो इसके विरोध में थे। इसके साथ ही अब क्या हुआ देखते हैं कि जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप अब दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, उन्होंने वहाँ पर भी
रंगभेद आंदोलन चलाया था। तो लोग चाहते थे कि गांधी जी हमारे बिहार की तरफ आएँ और बिहार आने के बाद यहाँ के किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उस पर थोड़ी सी नज़र डालें। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो बिहार के किसानों ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण का आंदोलन शुरू कर